बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले थोड़ा सा पीटीआई के वर्कर के हवाले से। मैं सोशल मीडिया मॉनिटर कर रहा था, ट्विटर के ऊपर देख रहा था तमाम तर चीजें, तो वहाँ पर मैंने कुछ चीजें देखी जो पीटीआई के सपोर्टर में मैंने बहुत ज्यादा कॉमन पाई है। मैं उनके हवाले से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आप सबको। कुछ चीजें ऐसी थी कि जब ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ था, पीटीआई की हुकूमत वगैरह गिर गई थी, तो पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन वगैरह हो रहा था, तो मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था कि वो कभी ज़ैद हामिद के ऊपर जाकर उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, फिर दूसरे लोगों को देख रहा था कि किसी और सहाफी को पकड़कर उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे ट्विटर के ऊपर कि ये देखे जी हमारे खिलाफ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इसी तरह से और बहुत सारे सहाफियों को वो पकड़ पकड़ के बता रहे थे कि ये देखे जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। एक्चुअली में एक हद तक बात ठीक थी कि वो सारे के सारे सहाफियों को पकड़ के बता रहे थे, लेकिन सहाफियों ने क्या उखाड़ लेना था, उनको थोड़ी जूते खाने थे। जो सहाफी लड़ने वाले थे इमरान रियाज खान की तरह, शहीद अरशद शरीफ की तरह, वो तो लड़ भिड़े, वो तो भिड़ गए और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी की तैसी कर दी। आज तक एस्टेब्लिशमेंट उस सदमे से नहीं उभर पा रही है। एस्टेब्लिशमेंट को अभी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको साइकोथेरेपी की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा सदमे के अंदर बैठे हुए हैं। सो मसला ये है कि जिनको लड़ना होता है आपके लिए, वो तो पहले से ही तैयार होते हैं कि हमने लड़ना है, हमारी ये जिम्मेदारी है। जिनको लड़ना नहीं होता वो सारा का सारा ड्रामा करते रहते हैं। फिर मुझे बड़ी मायूसी होती थी उन लोगों के लिए कि वो उनके सामने कमेंट्स में जाकर उनके लिए कमेंट्स करते थे, उन्हें काउंटर आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश करते थे, उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। फ्रेंकली स्पीकिंग, व्हाई गिविंग देम अटेंशन? ऐसे लोगों को अटेंशन देने की जरूरत क्या है? जब आप उनसे आर्ग्यू करने की कोशिश करते हो तो आप उन्हें एक तरह का अटेंशन देते हो जिसको वो चाहते हैं कि हाँ हमें ये अटेंशन दे। अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे ना, ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अगर इग्नोर मारेंगे ना इन लोगों को, फिर ये लोग दौड़ते हुए आएंगे आपके आर्ग्यूमेंट की तरफ, फिर आपको डिस्कस करना शुरू करेंगे, फिर आपके खिलाफ अच्छी या बुरी बातें करना शुरू करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो आपको डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये नार्सिसिस्ट लोगों की आदत होती है। आपकी मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट लोग बैठे होते हैं। अगर आप उनके हवाले से बातें करेंगे, उनको परसू करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको बिल्कुल भी घास वगैरह नहीं डालेंगे। वो कहेंगे ये तो मेरे सामने लेटा हुआ है। सो एक्चुअली में जब आप उनको घास नहीं डालते, उनको इग्नोर मारते हैं, तो फिर वो जलकर खाक हो जाते हैं, तो फिर वो आपके हवाले से बात करना शुरू कर देते हैं। ये जो पीटीआई का जो एक थिंक टैंक है या पीटीआई के जो नौजवान लोग हैं ना, वो यहाँ पर उसके हवाले से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। क्या ये लोग दूध पीते बच्चे हैं जिनको आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं? हामिद मीर के खिलाफ एक आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश करते हैं कि ये भोला हो गया। दूध पीता हुआ बच्चा है जिसको आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ज़ैद हामिद दूध पीता हुआ बच्चा है जिनको आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इनकी अक्लों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। जब इनकी गाड़ी ठुकेगी तब आप इंजॉय कीजिएगा। इनके हवाले से तो कुत्ता भी नहीं बोलने वाला। आपके यहाँ पर तो एक अच्छी खासी तादाद थी, पूरी के पूरा पाकिस्तान था जिसने एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी की तैसी कर दी है। इनके हवाले से कौन बोलता है? इनको जब गाड़ी ठुक जाती है तो कुत्ता भी नहीं बोलता इनके हवाले से। एक और मिसाल देता हूँ, फैक्ट फोकस की स्टोरी की अहमद नूरानी ने, उसके बाद पीटीआई वाले देखे ना बड़ी वाह वाह कर रहे थे फैक्ट फोकस की। अरे भाईजान, अहमद नूरानी ने ये स्टोरी इसीलिए की क्योंकि नवाज शरीफ ने उसको चाबी दी करने के लिए। अहमद नूरानी भी देख रहा है कि पीटीआई वालों के अंदर मेरा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है, सो पीटीआई वालों को भी बड़ा मतलब है ना अपने साथ मिलाने के चक्कर में वो बड़ी बड़ी पीटीआई के हवाले से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। और पीटीआई वाले फिसल रहे हैं कि फौज ने गद्दारी की, ये लोग दूध के धुले हुए। अरे फौज भी घटिया थी तो ये लोग उससे ज्यादा घटिया लोग हैं। ऐसा ना करो कि फौज से लड़ने के चक्कर में इनकी गोदी में बैठ जाओ। ये एक नंबर के निकम्मे लोग हैं, ये एक नंबर के करप्ट लोग हैं। इनकी हरकतें तुम्हें नहीं पता कि ये लोग क्या क्या करते रहे पाकिस्तान के हवाले से। अगर फौजी दूध के धुले हुए नहीं है तो ये भी कोई दूध के धुले हुए लोग नहीं है। आप में से कितने लोगों को पता होगा कि फैक्ट फोकस ने अपनी मेहनत से ये स्टोरी निकाली होगी? अरे यार सीधी सीधी बात है, नवाज शरीफ ने स्टोरी लगवा दी। अब लोग कह रहे नहीं जी फैक्ट फोकस वालों ने बड़ी मेहनत करके स्टोरी लगाई है। काहे की मेहनत? नवाज शरीफ ने कहा कि यार इसको रगड़ना है, थोड़ा सा स्टोरी लगा दो, लगा दी। सो लोग जो पीटीआई के अंदर है ना, उनको अगर डीजी आईएसपीआर कहता है कि ये इल इन्फॉर्म्ड है, तो मसला ये है कि वो कहता है कि आप लोग थोड़े फिकल नेचर के हो, आपकी नेचर थोड़ी सी अजीब है, कभी उस पर चढ़ पड़ते हो, कभी उस पर चढ़ पड़ते हो। वजह यह है कि आपको एक सेंट्रल प्रिंसिपल नहीं पता कि आपने करना क्या है, आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं, ये आपको एग्जैक्टली नहीं पता, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जो मीठी बात करता है आप उसकी बातों में आते हो और फिसल जाते हो उनके सामने। सो इस तरह से थोड़ी सी अपने नर्व्स के ऊपर काबू करें। ये वो छोटी सी बच्ची की तरह ना हो कि हर आए दिन किसी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। सो ये भी जो पीटीआई वाले लड़के कर रहे हैं ना कि अहमद नूरानी के गुण गा रहे हैं, फिर इनको पता चलेगा जब इमरान खान की हुकूमत आएगी और अहमद नूरानी उल्टी सीधी खबरें पब्लिश करना शुरू करेगा पीटीआई के खिलाफ, फिर वो कहेगा कि ये देखे जी पीटीआई वाले पहले मेरी तारीफ करते थे जब मैं जनरल बाजवा के खिलाफ खबर चलाता था, अब बड़ी बुराई करते क्योंकि मैं इमरान खान के खिलाफ बात करता हूँ, हम तो बड़ी अच्छी सहाफत कर रहे हैं। ये नमूनेबाज है, हामिद मीर नमूनेबाज है, ज़ैद हामिद सबसे बड़ा नमूनेबाज है। हाँ, आप कुछ बातों से एग्री कर सकते हैं, कभी कभार शैतान भी सीधी बात कर लेता है, लेकिन उसके पीछे उसकी नीयत अलग होती है। तो यहाँ पर भी आप कुछ लोगों से कुछ बातों के ऊपर इत्तेफाक कर सकते हैं, एग्री कर सकते
देते, लेकिन ऐसा तो नहीं उसके नारे लगाना शुरू कर दे, उसके पीछे चलना शुरू कर दे। पीटीआई वाले बड़े देख रहा हूं मैं आजकल, अहमद नूरानी के बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं। अहमद नूरानी ने पता है इससे पहले कौन सी स्टोरी पब्लिश की थी? उसने स्टोरी पब्लिश की थी कि शहबाज गिल के ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह नहीं हुआ। अब अहमद नूरानी से वो स्टोरी किसने पब्लिश करवाई थी? जरा पूछ लीजिए अहमद नूरानी से कि शहबाज गिल के ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह नहीं हुआ, कोई इसको नंगा वगैरह नहीं किया गया। ये स्टोरी किसने लगवाई थी अहमद नूरानी से? ये आपके नून लीग वालों ने लगवाई थी। और कुछ लोगों के अंदर देख रहा हूँ कि और बड़े बड़े जज्बे उभरे हुए हैं और कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायजीजा आएगा तो फिर ये कर देगा, पाकिस्तान की ये हालत कर देगा, पाकिस्तान को सीधा कर देगा, इन फौजियों को उल्टा टांग देगा। अरे जस्टिस काजी फायजीजा सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की उंगलियों के ऊपर नाचने वाला है। सीधी सीधी बात है। नवाज शरीफ उंगली उठाएगा, जस्टिस काजी फायजीजा उठ जाएगा। नवाज शरीफ उंगली गिरा देगा, जस्टिस काजी फायजीजा बैठ जाएगा। चौधरी इफ्तिकार क्या था? नवाज शरीफ की उंगलियों पे ऊपर नाचने वाली कठपुतली था। और क्या था चौधरी इफ्तिकार? सो ये जो लोग समझ रहे हैं कि जस्टिस काजी फायजीजा आएगा तो एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी की तैसी करेगा, वो करे ना करे, वो सबसे ज्यादा रोड़े अटकाएगा इमरान खान के हवाले से। आप देख लीजिए ये कितने सारे जजेस ट्रांसफर और प्रमोट हो चुके हैं। ये सारे के सारे जजेस अब किस बात की इंक्वायरी करेंगे? इमरान खान के साथ क्या हुआ है, इमरान खान ने कितनी करप्शन की है, कैसी करप्शन की है, ये जजेस और कुछ नहीं पूछेंगे। फिर कहेंगे कि कानून के मुताबिक हम सबसे पहले वजीर आजम का एहतसाब करें, पहले एक झूठा सा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएंगे, फिर इमरान खान के गले में पड़ जाएंगे। ये सारे के सारे ड्रामेबाज है अव्वल नंबर के। जस्टिस काजी फायजीजा वो शख्स है जिसने हुदैबिया पेपर मिल्स में नवाज शरीफ के सामने ओपन एंड शट केस था, उसमें नवाज शरीफ को रिलीफ लेकर दिया। क्यों लेकर दिया? ये वो चीजें हैं जो सोचनी चाहिए। फिर मैं पीटीआई वालों को देखता हूँ कि एक और तरफ चल बढ़ते हैं, वो है रिटायर फौजियों के पीछे। अब रिटायर फौजी कौन से? कोई भी रिटायर फौजी हो अगर उठ करके दे के बाजवा करप्ट था, मैं मान जाऊंगा। नहीं कहेगा कोई भी रिटायर फौजी सिवाय मेजर आदिल के। कोई भी रिटायर फौजी हो ये कहे कि बाजवा ने गलत किया पिछले 6 महीनों के दौरान, तो नहीं कहेगा। वो कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, आप आइन के सामने लेके आइए, अगर बाजवा ने कानून नहीं तोड़ा तो सबने मिलकर तोड़ा है, सबको सजा दीजिए। तो इसी तरह से डाइल्यूट करने की चीजें करते हैं ये सारे के सारे रिटायर फौजी। मीडिया के ऊपर आर्मी को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ये रिटायर फौजी। वजह ये है कि इनका कानून ही एक है कि किसी भी तरह से फौज के ऊपर कोई भी इल्जाम मत लगने दो। अगर फौज के ऊपर इल्जाम लग जाए तो उसको बचाओ, उसको साफ करो। मतलब जनरल बाजवा बीच सड़क के ऊपर टट्टी करके जला जाए तो ये रिटायर फौजी आकर उस टट्टी को साफ करते हैं। ये है इनका काम। जो भी हाजिर सर्विस फौजी शिट करते हैं ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ये रिटायर फौजी जो मीडिया के अंदर बैठे होते हैं, मेजर आदिल राजा को इससे निकाल के वो सारे के सारे उस शिट को साफ करने के लिए आ जाते हैं पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। सो ये है इनका एक्चुअली काम। और पीटीआई वाले देख रहा हूँ कि सारे के सारे रिटायर फौजियों के ऊपर पीछे लगे हुए, कोई जनरल लोधी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसी और जनरल के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात करा, ये बड़ी अच्छी बात करा। अरे उन लोगों की मौत आई है कि वो कहेंगे कि जनरल बाजवा को आर्टिकल 6 के अंदर ट्रायल करो। अगर उनको पता है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है अगर जनरल बाजवा आर्टिकल 6 के अंदर ट्रायल हो गया तो पूरी की पूरी फॉर्मेशन कमांड के ऊपर सवाल उठ जाएंगे, पूरी की पूरी आर्मी के ऊपर एक केस मजबूत हो जाएगा। और अगर आर्मी के ऊपर केस मजबूत हो गया तो ये आर्मी आने वाले दिनों में कभी भी सियासत नहीं कर सकेगी, क्योंकि लोग तो इनको ये सारी की सारी चीजें दिखाएंगे, तो फिर ये कहां पर जाएंगे। सो ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए। आप थोड़ा सा फिकिल ना हो, आप लोगों की बातों के अंदर ना आ जाए। कोई भी मीठी बात करता है तो पीटीआई वाले चल पड़ते, ऐसा ना करें। ये जो मुनीस लाई को हमने बाप बना के रखा हुआ था 3-4 महीनों से, तो लोग सोच रहे थे बड़ा प्रो पीटीआई हो गया मुनीस लाई। मैंने कहा था ना ये भी आस्तीन का सांप है। सो आस्तीनों के सांपों से होशियार रहिए, अपनी लोकल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कीजिए। पंजाब के अंदर आपकी लोकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमजोर है, जिसके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम और जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान फायदा लेना चाहती है। इस वक्त आपके खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके खिलाफ एक्ट कर रही है, आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देगी। ये होता है आमतौर के ऊपर जब आप एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स करते हैं, जब आप एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो एग्जिस्टिंग सिस्टम आपको रेजिस्ट करता है। हालांकि इस एग्जिस्टिंग सिस्टम ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, इसीलिए आप इसे चेंज करना चाहते हैं, फिर भी ये नमूनेबाजी लगा के रखेगा। सो इसीलिए मेहरबानी करके ये जो लोगों की मिन्नतें तरले करते हैं ना, ये ना किया करें। कभी चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस ने क्या उखाड़ लिया? सीएनएन वालों ने पूछ लिया चीफ जस्टिस से कि भाई आपको अरशद शरीफ ने खत लिखा था, तो क्या किया? उल्टे सीधे जवाब दे दिए ना चीफ जस्टिस ने। क्या हाँ जी, हम कानून के हवाले से देख रहे थे कि हम इसकी कैसे मदद कर सकते, कानून की किस शिक के थ्रू हम इसकी मदद कर सकते थे। नियत होती तो मदद भी कर लेते, कानून भी ढूंढ लेते। नियत ही नहीं थे, नियत से ही खोटे थे तुम लोग। मैं जुडिशरी को कह रहा हूँ, नियत से ही खोटे थे, इसीलिए तुम लोगों ने मदद नहीं की। नियत होती तो कानून भी आ जाता। मुझे कुछ दिनों से ना ऐसे महसूस हो गया कि मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की सास हूँ, ये आर्मी बहू है मेरी, ये इमरान खान बहू है मेरी, सबकी बुराइयां करता रहता हूँ, मतलब सबकी ठोक के रखी हुई है मैंने यहाँ पर बैठकर। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं जो चाहता हूँ ना पाकिस्तान के हवाले से, वो ये चाहता हूँ कि हमारी $2-3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए। पाकिस्तान की मिडिल क्लास तकरीबन 10 करोड़ लोगों
लोगों तक फैल जाए, जिसमें 8 करोड़ के करीब लोग हो जो हमारे अपर मिडिल क्लास के ऊपर आ जाए, जिनकी मंथली इनकम 27 लाख से ज्यादा हो, ताकि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क बनकर रहे, जिससे हमारी गुर्बत वाले लोग भी होंगे तो मिडिल क्लास उनको उठा लेगी, मिडिल क्लास उनको मदद कर देगी। अगर आपकी 10 करोड़ के करीब मिडिल क्लास बन गई, जो कि ज्यादा बड़ी मिडिल क्लास हुई, और उसके बाद आपकी जो पुअर क्लास होगी तो वो सारी की सारी मिडिल क्लास एम्प्लॉय करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आपके गरीब लोगों का भी भला हो जाएगा। पाकिस्तान इतना रिसोर्स स्टार्व्ड कंट्री नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। एक्चुअली में ये जो विजन वगैरह है ना, वो हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज, ये जो पॉलिटिकल ड्रैकुलास हमारे अंदर मौजूद है, आर्मी के अंदर है, जुडिशरी के अंदर है, पॉलिटिक्स के अंदर है, ये वो चीजें जिनसे हमने निजात हासिल करनी है। इनसे निजात हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा मजबूत होंगे। अब मजबूत हम इसी तरह से हो सकते हैं कि जब हम थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ऑर्गेनाइज्ड नहीं है हम, इस वक्त हम प्रोटेस्ट करते हैं तो रैंडम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये वो चीजें जो हमें समझ लेनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।